50 है विवेक सर की, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए स्पेशली विवेक सर ने रिलीज़ किया है। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हो ना, ये वीडियो चाहे अभी बंद कर दो, बट ये आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है इकोनॉमी के लिए। और ये आपको बहुत वर्थ लगेगा जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाओगे। मतलब आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। और ये इतना ही इम्पोर्टेंट है ना कि क्योंकि विवेक सर ने इसमें इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, या फिर करंट हो गया, या स्टैटिक पार्ट हो गया, या जितने भी इकोनॉमी के पार्ट होते हैं, जी, चाहे वो मनी एंड बैंकिंग हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओके, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सबको सर ने बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव वे में यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया है। और मोर ओवर विवेक सर also has included the PYQs of the economy which can be asked in the recent exam, okay। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो ये प्रीलिम्स 2024 के स्टूडेंट के लिए राम बाण होने वाला है पूरा। तो ये आपको सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि करंट एंड स्टैटिक पार्ट दोनों है इसमें। तो आप वीडियो ना भी देखें तो आपको खुद से ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने अभी तक कितना टॉपिक सॉल्व कर लिया, तो हम मनी एंड बैंकिंग सॉल्व कर रहे थे। हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है और आपको देखने का मन है तो आप देख सकते हैं, और नहीं देखना है तो भी आपको ये सॉल्व करना है, तो मैंने बता दिया। फिर हमने सेकेंड में मनी एंड बैंकिंग, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अराउंड समझ लीजिए 7 to 8 क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से एवरी ईयर आते हैं। तो यहाँ पर हमने मनी एंड बैंकिंग का 128 से 130 क्वेश्चन तक सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो 128 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर CRR एंड SLR के बारे में पूछा हुआ है। और CRR एंड SLR हो गया जो, ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एवरी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इस टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन। तो देखते हैं हम CRR के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ओके। So yes, it is correct. As we know that कि CRR is the percentage of deposit which bank has to kept with the RBI. Okay, so as bank have to keep CRR with RBI, so it secure the uh, deposit of the banks, and as it secure the deposit, so it help in the monetary stability. So first is correct. Second कह रहा है कि RBI कैन चेंज द CRR टू एनी अमाउंट और लेवल विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग लिमिट, यस इट इज आल्सो करेक्ट। और CRR का जो RBI को पावर है CRR इम्पोज करने का, सिवा या CRR इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का, वो हमारे RBI एक्ट में है 1934 में, ठीक है। तो इन द RBI एक्ट इट इज रिटन दैट कि RBI कैन चेंज द CRR टू एनी लिमिट इवन 100%, okay, but we know that कि CRR RBI will not keep the 100%, as if the RBI keep the CRR 100%, then bank cannot lend their deposit, okay। So bank will be not keep RBI will not keep the CRR 100%. So 1 is also correct, 2 is also correct, so in this both 1 and 2 are correct, okay। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो मीन CRR केप्ट विथ RBI बाई कॉमर्शियल बैंक, ओके, इसके बारे में पूछा है। देखते हैं हम ऑप्शन। यहाँ पर कह रहा है कि जो CRR है, इट इंश्योर सेफ्टी टू द पीपल्स डिपॉजिट इन बैंक, यस इट इज करेक्ट। एज CRR the deposit percentage of the commercial bank that bank have to kept with the RBI, and if this deposit is with the RBI, so this deposit is generally secure, okay। so ये जैसे कि CRR क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसका, जैसे जितना भी, जैसे 4% है करंटली,
इतना परसेंट कॉमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। और आरबीआई जनरली इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता कॉमर्शियल बैंक को, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन लाइक अ 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और एनी अदर लाइक अ 2007 क्राइसिस। सो कोई बहुत ही इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आ जाए, उसको छोड़कर बैंक जो आरबीआई है वो सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ओके, और अगर ये 4% डिपॉजिट जो है बैंक का आरबीआई के पास है तो ये सेफ है। तो इस रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है इट इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, यस एज द सीआरआर इज विद द आरबीआई, so bank would be performs and it also ensure the stability in the economy, so it is correct. Okay, okay, and third is कह रहा है कि it increase the cost of fund for the banks, yes it is also correct as अगर CRR इंक्रीज होता है तो बैंक को जो प्रपोर्शन ऑफ लेंडिंग होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कोई हम मैंने जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट कराया, बट आरबीआई ने कहा कि आपको 25% सीआरआर देना पड़ेगा। इसका मतलब 25% 25 रुपीज़ आरबीआई के पास बैंक को जमा करना पड़ेगा, और बैंक इस पे इंटरेस्ट मतलब आरबीआई इस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं देगा। तो अब बैंक के पास कितने बचे, 75 रुपये केवल लोन देने के लिए बचे। ओके, बट अगर फिर मान लीजिए 100 रुपये फिर मतलब टाइम चेंज हुआ और फिर आरबीआई ने कहा कि अब आपको सीआरआर जो है वो 35% रखना पड़ेगा, मतलब ये 35% आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इसका मतलब अब आप केवल 65 रुपये लोन में दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो बैंक का जो लोन है वो डिक्रीज हो गया है। ओके, तो सीआरआर जब इंक्रीज होता है तो द बैंक कैन मेक एडवांसेस डिक्रीज। ओके, सो अब जब बैंक का जितना लोन दे सकता है वो डिक्रीज हो जाएगा तो बैंक का इंटरेस्ट रेट और इसका प्रॉफिट भी बैंक का डिक्रीज होता है। और ये पता है कि डिपॉजिट पे बैंक को तो पूरा 100 रुपये पर डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कस्टमर को पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ द बैंक होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा। फिर 4 देखते हैं, बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, मैंने बता दिया आरबीआई डू नॉट पे जनरली द इंटरेस्ट ऑन द सीआरआर except in any exceptional situation, so 4 is wrong, so answer is the 1 2 and 3. okay, 130 क्वेश्चन देखते हैं। 130 इसमें पूछ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस, पूछ रहा है पर्पस ऑफ स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। So there is a two statutory reserve requirement that called the CRR and second is SLR. Okay, तो these are called the statutory reserve requirement. और CRR we know that statutory क्यों कहते हैं, किसकी, because they have statutory backup like CRR have RBI Act and SLR have Banking Regulation Act. Okay, so that's why they call the statutory reserve requirement. ओके, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये कह रहा है फर्स्ट में कि टू इनेबल, मतलब इसका पर्पस जो स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट का क्या है, ये कह रहा है टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। ओके, तो यस इट इज करेक्ट एज वी नो दैट अगर सीआरआर एंड एसएलआर इंक्रीज होगा तो बैंक जितना लोन क्रिएट कर सकते हैं वो डिक्रीज होता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि टू मेक द पीपुल्स डिपॉजिट विथ बैंक सेफ एंड लिक्विड, नो इट इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द सीआरआर एंड एसएलआर, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड कह रहा है कि टू प्रिवेंट द कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, सो इट इज आल्सो करेक्ट। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सीआरआर एंड एसएलआर का कि कॉमर्शियल बैंक जितना प्रॉफिट बना रहे हैं उसको कम किया जाए। और अगर ये मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट में हैं तो इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी।
Okay, it shows that the bank are in the profit and there is less NPA. So it is not a purpose of the RBI to um, prevent the bank to making excessive profit. Okay, so for 3 is also incorrect. फिर फोर कह रहा है कि टू फोर्स द बैंक्स टू हैव एन सफिशियंट वाल्ट केस टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। वाल्ट केस में देखो, CRR फर्स्ट ऑफ ऑल वाल्ट केस में बैंक नहीं रह सकते, वो RBI के पास चला जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। और सेकेंड, अगर SLR की बात करें तो वो केस में नहीं, इवन बैंक कैन कीप दैट SLR इन द गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एनी अदर सिक्योरिटी विच RBI हैज परमिस्ड। ओके, तो फोर्थ इज आल्सो रॉन्ग, तो इन दिस ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब 131 देखते हैं। इसमें क्या आपको कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क या जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI के बीच में, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्राइस स्टेबिलिटी। यस, it is correct. It is directly written in the monetary policy committee's primary objective। फिर सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमको पता है किसके अंडर फॉर्म हुई है, तो RBI एक्ट के अंडर। ये स्टेचुटरी बॉडी है, इतना याद रखना। ओके, तो फर्स्ट इज करेक्ट। एंड कह रहा है कि देयर इज अ फ्लेक्सिबल टारगेट फॉर अ इन्फ्लेशन दैट RBI नीड टू अचीव। कह रहा है कि जो फ्लेक्सिबल टारगेट है इन्फ्लेशन का, दैट RBI नीड टू अचीव। यस, और वो फ्लेक्सिबल टारगेट क्या है हमको पता है, 2 ± 4 ऑफ द CPI ऑल इंडिया लेवल। ओके, रूरल प्लस अर्बन। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल टारगेट है। फ्लेक्सिबल है ना 2 से 6 तक, 2 से 6 तक, इसका मतलब यही तो हुआ। तो ये फ्लेक्सिबल टारगेट है जो RBI को इन्फ्लेशन इन्हीं के बीच में रखना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ CI ऑल इंडिया लेवल। ओके, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, जो मंथली बेसिस पे CPI रिलीज होता है। एंड वन थिंग रिमेंबर दैट कि CPI जो होता है वो गुड्स एंड सर्विस दोनों के, इन दोनों को इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस बोथ। ओके, एंड CPI आल्सो इंक्लूड द इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्ट किए हुए गुड्स को भी इंक्लूड करता है। एंड CPI इज आल्सो इट इज कैलकुलेट, मतलब CPI कैलकुलेट होता है ऑन द वेटेड एवरेज ऑफ गुड। वेटेड एवरेज मतलब जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में उसको ज़्यादा वेट किया जाएगा इन्फ्लेशन कंट्रोल, मतलब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में। आप इतना याद कर लीजिए। तो फर्स्ट इज करेक्ट, 2 इज आल्सो करेक्ट। थर्ड कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाई RBI। यस, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाई RBI। फिर कह रहे हैं कि इफ़ RBI फेल्स टू अचीव द टारगेट, मीन्स इन्फ्लेशन टारगेट 2 to 6%, इट नीड टू सबमिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटिंग रीजन ऑफ फेलियर एंड आल्सो दे हैव टू स्टेट द व्हाट द मेजर गोइंग टू टेक टू इन्फ्लेशन कीप द विद इन द 2 to 6%। तो यस, इट इज आल्सो करेक्ट। एंड वी नो दैट कि इफ़ RBI फेल टू मैनेज द इन्फ्लेशन beyond the 2 to 6% continuously 9 months, then RBI have to state the reason to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो क्यों फेल हुए इन्फ्लेशन 9 मंथ के में, मतलब कंटिन्यूसली 9 मंथ में 2 से 6% के अंडर रखने में। और ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये हमको पता है 2025 से 26 तक इंक्रीज कर दिया गया है। ओके, तो अब हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यहाँ पर आ गई, याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर प्रीलिम्स में UPSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है इट हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड द रेपो रेट, CRR एंड SLR। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक स्टेचुटरी बॉडी है, किसमें, तो RBI एक्ट
1934 में है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर में 3 मेंबर आरबीआई के साइड होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के साइड होते हैं। गवर्नमेंट के साइड के मेंबर की जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर होता है। आरबीआई के साइड के जो होते हैं उनका टेन्योर जो उनके ऑफिस टेन्योर से लिंक होता है, मतलब जिन ऑफिस टेन्योर का अगर वो 3 साल के लिए आरबीआई गवर्नर अभी बाकी है उसका लाइफ ऑफिस टेन्योर, तो 3 साल के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर होगा। ओके, एंड रिमेंबर दैट द गवर्नमेंट साइड मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट बट आरबीआई साइड मेंबर आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। सो ऑल दिस इज एंड in this statement he is saying that कि it has the authority to decide repo rate, so it is correct, repo rate can decide but जो monetary policy committee है it has no authority to decide about the CRR and SLR. Governor alone, the RBI governor has alone authority to decide the CRR and SLR. There is no power to monetary policy to decide the CRR and SLR. So in this regarding the first statement would be wrong. Second कह रहा है its decision is binding on the RBI. Okay, so yes it is correct. How? Because the decision in the monetary policy committee is taken by the you can say the majority. So if the decision in the majority, so what will the majority decide, that decision would be would have to be taken by the RBI. So in this 4 is B is correct. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो ये कह रहा है कि while the deciding the repo rate monetary policy committee may keep in the mind the following factor, मतलब जब रेपो रेट डिसाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो क्या क्या वो अपने माइंड में रख सकती है। एंड वन थिंग इवन रिमेंबर द रिवर्स रेपो रेट is also not decided by the monetary policy committee, it is alone the authority of the governor. ओके, तो इसमें फर्स्ट कह रहा है इन्फ्लेशन तो रखना ही पड़ेगा माइंड में, बिकॉज दे हैव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिटवीन 2 to 6%. इकोनॉमिक ग्रोथ, यस इट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. प्राइमरी इज द इन्फ्लेशन, सेकेंडरी इज द इकोनॉमिक ग्रोथ. Rupee appreciation and depreciation, just remember that it is not a objective of monetary policy, and rupee appreciation and depreciation also not RBI keep in the mind during the decide of the repo rate. So 1 and 2 only. Okay, so इसमें क्या सही था हमारा, 1 सही था, 2 सही था, 3rd इज रॉन्ग. और फर्स्ट ऑफ ऑल जो रुपी अप्रिसिएशन हो या डिप्रिसिएशन हो ये डिपेंड करता है मार्केट पे. आरबीआई तब तक नहीं मार्केट में इंटरवीन करेगा तब तक कोई मतलब सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ना हो जाए रुपी का. सो वी हैव मार्केट लेड एक्सचेंज रेट. ओके, तो 135 है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड इट्स मेंबर. देखो मतलब और इसी पे यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट भी बनाता है, तो सारे आपको ध्यान में रखने हैं. दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स इन दिस ईयर. सॉरी, सो फर्स्ट कह रहा है 3 मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3 आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई. तो कह रहे हैं 3 मेंबर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 3 मेंबर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ आरबीआई से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेंबर तो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट 3 मेंबर जो अदर होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई नहीं, ओनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई से जो होता है वहाँ से 1 मेंबर आता है और 2 मेंबर. 1 मेंबर क्या होता है आरबीआई के साइड से डिप्टी गवर्नर, एंड 1 होता है गवर्नर, तो एक ऑफिशियल चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का. तो इन दिस सेक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, फिर कह रहे हैं द 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. यस, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट. फिर कह रहा है देयर शुड बी एटलीस्ट 6 मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन अ ईयर. It is not like a 6 meeting, there should be at least 4 meeting. Okay, 4 meeting in the year
it is given in the monetary policy committee, but RBI usually meet bi-monthly, so it is a convention and legal backup is a 4 meeting, so it is incorrect. Okay, and decision are taken by the simple majority in the monetary policy committee, just remember that. Okay, so in this what is correct, only 2 is correct. फिर सॉरी फिर कह रहा है 136 कि which of the following statement are true regarding the marginal standing facility. सो MSF के बारे में बताना है. इसमें क्या होता है पहले ये देख लीजिए. MSF is like a repo. Okay, it is a like a repo, but in repo what would be the bank has to give the security of non-SLR quota to RBI, but in MSF bank can take the loan from the RBI keeping the SLR quota of security to the RBI. ओके, सो यही इतना डिफरेंस है कि रेपो में SLR कोटा की सिक्योरिटी बैंकों की शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की नहीं एक्सेप्ट की जाती है RBI के द्वारा, बट MSF में SLR कोटा की बैंक की सिक्योरिटी RBI एक्सेप्ट करके लोन दे देता है. दैट इज द बेसिक इम्पोर्टेंस. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक बोरो एडिशनल अमाउंट फॉर ओवरनाइट. Yes, it is correct. In this section also schedule commercial bank borrow the money for the short period of time. Okay, the banks can dip into their SLR portfolio to borrow from the RBI. Yes, it is correct. Okay, RBI से borrow करने के लिए वो SLR कोटा की सिक्योरिटी रख सकते हैं. It provide a safety valve against unanticipated liquidity shock. Yes, it is also correct. ओके, अगर बैंक के पास जैसे मान लो नॉन SLR कोटा की सिक्योरिटी नहीं है, SLR कोटा की सिक्योरिटी और बैंक में लिक्विडिटी की कमी आ गई, तो वो SLR कोटा की सिक्योरिटी MSF के अंदर लेकर जाएगा और RBI उसको लोन दे देगा. बट इसमें क्या होता है याद रखना कि रेपो से प्लस कुछ % ज़्यादा चार्ज किया जाता है क्योंकि SLR कोटा की सिक्योरिटी लाई गई है. तो इन दिस व्हाट वुड बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. ओके, 136 करेगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी और इंस्ट्रूमेंट इज आर अवेलेबल एट RBI डिस्क्रिशन. मतलब RBI के डिस्क्रिशन पे भी अवेलेबल होता है. तो याद रखना जो रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो ये RBI के डिस्क्रिशन पे होता है. सो यस, 1 तो करेक्ट ही होगा इसमें. ओके, सो 1 वुड बी करेक्ट. एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज ए डिस्क्रिशन ऑन द बैंक, नॉट इन RBI डिस्क्रिशन. एंड द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज आल्सो डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक. व्हाट यू मीन बाय डिस्क्रिशन इन दिस, कि अगर रेपो रेट में लोन देना है कि नहीं देना है, रिवर्स रेपो रेट में उनका जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का लेना है कि नहीं लेना है, ये सोलली माइंड पर डिपेंड करता है RBI के. बट अगर बैंक जो है वो जा रहे हैं कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर लोन लेने के लिए SLR कोटा की, तो RBI बाउंड है कह सकते हो लोन देने के लिए. ओके, और अगर वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में लोन जमा करने के लिए भी जाते हैं तो भी RBI बाउंड है इसको करने के लिए. और एक बात याद रखना, जो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ये RBI एक्ट में अमेंडमेंट करके लाया गया है. और क्या होता है इसमें, बैंक जो है अपना जो एक्स्ट्रा कोटा ऑफ यू कैन से मनी कैन कीप विद द RBI विदाउट RBI गिविंग देम एज अ व्हाट वी कॉल दैट सिक्योरिटीज. तो RBI जैसे कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में आज जब बैंक लेकर जाते हैं एक्स्ट्रा मनी तो RBI के पास रखने के लिए, तो जो RBI है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे करता है एज अ कोलेटरल. बट अगर SDF में जो RBI के पास मनी रखेंगे तो उनमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI के द्वारा नहीं दी जाएगी. बट दे हैव
greater interest rate than the reverse repo rate. Okay, so in this only one are correct. So फिर कह रहा है कह रहा है कि द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है सर्वे इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं वैसे बता देता हूँ, आरबीआई के द्वारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्ट किया जाता है। ये किस लिए कंडक्ट किया जाता है कि ये देखता है आरबीआई की वो नेक्स्ट मंथ कितना एक्सपेंड करने जा रहे हैं और उनको कितना कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट मंथ जो इकॉनमी है और इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज करेगा। तो इसी के रिगार्डिंग वो सर्वे कंडक्ट करते हैं। तो आरबीआई याद रखना यहाँ पे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर कह रहा है 139 क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज कंडक्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, मतलब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे कौन कंडक्ट करता है। तो दैट टू आर कंडक्टेड बाय द आरबीआई। तो इसमें भी वही करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि कितना इन्फ्लेशन नेक्स्ट मंथ में जाएगा, आने वाले मंथ में, उसी के रिकॉर्डिंग करते हैं। 1 मिनट। ओके, सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे भी आरबीआई कंडक्ट करता है। एंड रिमेंबर दैट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इंडिया के मैनर में, वो भी आरबीआई ही निकालता है। सो दैट टू इज in this Reserve Bank of India correct. Then which of the following situation may lead to increase in repo rate by RBI, मतलब RBI repo rate किस सिचुएशन में इंक्रीज कर सकता है। फर्स्ट कह रहे हैं इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज हाई, यस आरबीआई कैन इंक्रीज द रेपो रेट इन दिस सिचुएशन। देन सेकंड कह रहा है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इन द इकोनॉमी इज हाई, सो यस इट इज आल्सो इज द कैन बी लाइक, अगर आरबीआई को पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकता है 6% से ज़्यादा। ओके, तो आरबीआई इसी मंथ में रेपो रेट जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो रेपो रेट जब इंक्रीज कर देगा आरबीआई, तो बैंक जो हैं वो आरबीआई से लोन लेने जाएंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा तो वो जब लोन देंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देंगे, और जब वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देंगे तो लोग जो लोन लेने वाले हैं वो अपना लोन कैंसिल कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हम बाद में लेंगे। तो यस इट इज आल्सो करेक्ट। तो इन दिस बोथ इज करेक्ट। ये कह रहा है इफ द यूएस सेंट्रल बैंक जो है रेजेस देयर इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज कर देता है, मतलब वो क्या कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो दैट इज फॉलो द चीप मॉनेटरी पॉलिसी, या वी कैन से द डियर मॉनेटरी पॉलिसी, या वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है यूएसए का। तो रेट देन इट मे लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन इकोनॉमी, तो उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अगर जो यूएस का सेंट्रल बैंक है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई कर रहा है तो उसको इंडियन इकोनॉमी के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रुपी डिप्रिसिएशन हो जाएगा, रुपी अप्रिसिएशन हो जाएगा। देखते हैं 1 मिनट कि रुपी अप्रिसिएशन हो जाएगा, कि इन्वेस्टर मूविंग टू इंडिया, और इन्वेस्ट इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट वुड बी इम्पैक्ट। लाइक अगर सोचिए जैसे कि अगर यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट जो है लोन पर इंक्रीज कर दिया, तो क्या करेंगे लोग, वहाँ लोन बहुत महंगा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वहाँ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, पहले जैसे कि 6% था, अब जाकर वो मान लीजिए 15% कर दिया इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, और इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो ग्रो कर रहा है 7% से मान लीजिए। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से शेयर मार्केट से लोग डॉलर निकाल कर, जो फॉरेन इन्वेस्टर होंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यूजली, वो क्या करेंगे, डॉलर निकाल कर क्या करेंगे, वो ले जाकर और कन्वर्ट करके ले जाकर वो अपने वहाँ लोन देंगे, तो उनको 15% रिटर्न मिलेगा। समझ रहे हो। तो इसलिए तो डॉलर की स्कार्सिटी हो जाएगी मार्केट में, और जो कुछ चीज़ कम होता है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो अगर डॉलर की स्कार्सिटी होगी
1 मिनट। ओके, अगर डॉलर की जो होगी वो स्कार्सिटी होगी तो इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब डॉलर प्राइस इंक्रीज होगा तो रुपी का प्राइस जैसे पहले 60 था तो अब 70 मतलब डिक्रीज हो जाएगा, और जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो क्या लीड कर सकता है इसमें? डेप्रिसिएशन। तो जहाँ पर ये अप्रिसिएशन बोल रहा है ये तो बिल्कुल अपोजिट है। इन्वेस्टर मूविंग ने टू इंडिया नहीं, इन्वेस्टर मूविंग फ्रॉम इंडिया। ओके, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई ये कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ओनली रुपी डेप्रिसिएशन। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई मे डू टू कर्ब द रुपी डेप्रिसिएशन। अगर रुपी डेप्रिसिएट हो रही है तो आरबीआई क्या कर सकता है? ये पहले कह रहे हैं कि अलाउइंग इम्पोर्टर टू डायरेक्टली बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम आरबीआई। मतलब जो इम्पोर्टर है वो फॉरेन करेंसी लाइक अ डॉलर वो आरबीआई से बाय करके डायरेक्टली इम्पोर्ट, यस इट इज कैन बी ओपन बाय द आरबीआई। फिर इसमें मैं लिखा हुआ है, आप ये देखना कि क्या कर सकता है, तो ये भी कर सकता है आरबीआई। फिर इंक्रीजिंग द रेपो रेट, यस इट कैन आल्सो बी डन बाय द आरबीआई। तो अगर इन्हें जैसे कि पहले डॉलर क्या था, 1 डॉलर इक्वल टू 70 रुपीज़ था, क्योंकि रुपी का जो सप्लाई था मार्केट में वो बहुत ज़्यादा था। अगर जैसे कि अब रुपी का सप्लाई डिक्रीज कर देगा रेपो रेट को इंक्रीज करके, तो 1 डॉलर अब यहाँ पर रुपी महंगा हो गया तो 1 डॉलर 60 हो जाएगा, तो रुपी डेप्रिसिएशन रुक जाएगा। तो इसलिए भी ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है सेलिंग डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये उसको सेल करना पड़ेगा। अगर जैसे जो चीज़ महंगा होता है वो आप सेल करना स्टार्ट कर दो तो वो सस्ता हो जाएगा। फिर कह रहा है बाइंग डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या वो डॉलर बाय करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से? आप ये समझिए ये तो करेगा ही नहीं। अगर वो डॉलर पहले से ही स्कार्सिटी है और अगर वो बाय करना स्टार्ट कर देता है तो ये तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो इन दिस सेंस ओनली 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? एक स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओके, सो कह रहे हैं इट इज अ काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट इज करेक्ट। आरबीआई पंप एडिशनल मनी इनटू द सिस्टम टू इंक्रीज द लिक्विडिटी। मतलब कह रहा है आरबीआई जो है वो ज़्यादा मनी पंप करता है सिस्टम में टू इंक्रीज द लिक्विडिटी। ओके, सो ये इट इज एक्चुअली नॉट अ ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव। फिर क्या है इट हेल्प्स इन द मॉनेटरी ट्रांसमिशन, यस मॉनेटरी ट्रांसमिशन में तो हेल्प ही करेगा। तो एक बात याद लीजिए, जो ओपन ऑपरेशन ट्विस्ट है ना उसमें आरबीआई एडिशनल मनी पंप नहीं करता। इसमें ओनली क्या करता है कि आरबीआई जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको बाय करना स्टार्ट करेगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो यील्ड होगी वो डिक्रीज हो जाएंगी जैसे कि जब उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, और आरबीआई जो होगा वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा। ओके, तो इससे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन ट्विस्ट का? जो प्राइवेट सेक्टर है गवर्नमेंट है उनके लिए लोन उठाना मार्केट से इजी हो जाएगा। सो ये ऑब्जेक्टिव है कि लोन जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को कम इंटरेस्ट पे मिले। तो 1 एंड 3 इज ओनली करेक्ट। ओके, फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो रेपो ऑपरेशन हमें पता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई लोन देगा बैंकों को, या बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एनबीएफसी वगैरह को। ओके, सो लेट अस सी द स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा है इट कम्स अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यस इट वुड बी कम अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ द आरबीआई, क्योंकि रेपो एंड रिवर्स रेपो का एक स्पेशल मैनेजमेंट है, बट ये तो आरबीआई की लिक्विडिटी एडजस्ट ही तो कर रहा है। पैसा मनी मार्केट में ज़्यादा लेकर आना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है कि डिक्रीज करनी है, ये आरबीआई यही तो कर रहा है लोन वगैरह देकर। तो यस ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ही आएगा। द इंटरेस्ट रेट शुड बी एट और अबव द रेपो रेट। इसमें कह रहा है जो इंटरेस्ट रेट होगा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन पे वो
अबव द रेपो रेट होगा। तो ये एक फैक्ट है, याद रखना आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है तो इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा ही चार्ज करेगा आरबीआई। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लेंडिंग बाई आरबीआई, यस, दैट वाई वी कॉल देम लॉन्ग टर्म। तो इसी सेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। फिर 145 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इम्पैक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द आरबीआई। इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये कह रहा है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई कर सकता है, कि मनी सप्लाई जो होगा, यस इट कैन बी, और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यस इट कैन बी। फिर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट मतलब आप जरा सोचिए, इंटरेस्ट रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई जो है लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है उनको, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई इंटरेस्ट रेट पे इनको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर कह रहे हैं इंक्रीज इन लिक्विडिटी विद द बैंक सेक्स, अगर बैंक को आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए फंड देता है तो लिक्विडिटी तो बैंक में इंक्रीज ही होगी। ओके, तो 1, 2 एंड 4। और यहाँ पर आप ऑप्शन फ्रेम देखेंगे तो कैसे दिया है, तो हमें पता है कि हर सिचुएशन में 1 हमारा सही है और 2 भी सही है, तो 1 एंड 2 सही होगा कहीं जहाँ भी हम जाएंगे। तो 1, 2 यहाँ पर है, 1, 2 यहाँ पर है, बाकी सब ये 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब 3 एंड 4 में ज़्यादा सही कौन आपको लग रहा है, 4 ज़्यादा सही लग रहा है, तो 1, 2 एंड 4। ओके, फिर 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following could be the reason for the deficit banking system liquidity, deficit in the banking system liquidity, what is mean by deficit in the banking system liquidity, important है तो ध्यान में रखना। जैसे कि समझते हैं पहले कि मान लीजिए ये एसबीआई है, ये एक्सिस बैंक है, ओके, और यहाँ पर आरबीआई है। तो एसबीआई गया आरबीआई के पास और 50 रुपये लेकर आ गया। कितने रुपए लाए, 50 रुपये। और एक्सिस गया आरबीआई के पास और इसने 20 रुपये डिपॉजिट कर दिया। तो अब नेट जो आरबीआई से बैंक की तरफ कितना गया, ये देखो नेट कितना आरबीआई से बैंक की तरफ गया, तो 50 तो आरबीआई से लिया गया, जिसमें तो 20 आरबीआई के पास वापस आ गया, तो नेट कितना आरबीआई से बैंक की तरफ गया, तो 30 रुपीज। तो दिस वी कॉल दैट डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इतना रुपया आरबीआई को, बैंक को आरबीआई से लेना पड़ा, और तो लेना पड़ा तो इतना डेफिसिट, अगर इतना डिपॉजिट आ जाता बैंक के पास तो उन्हें आरबीआई के पास जाना नहीं पड़ता 30 रुपीज़ लेने के लिए। तो इसी दैट वी कॉल द 30 रुपीज इज द डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम। ओके, तो आई थिंक समझ चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि 1 मिनट, कह रहा है, पूछ रहा है कि रीजन क्या होता है डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम। तो पहला कह रहा है कि एन एप्टिक इन द बैंक क्रेडिट, मतलब बैंक क्रेडिट में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हो सकता है कि हो जाए, कुड बी द रीजन पूछ रहे हैं। फिर कह रहा है एडवांस टैक्स पेमेंट बाय कॉरपोरेट, तो एडवांस अगर टैक्स पेमेंट कॉरपोरेट करेंगे तो इससे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि कॉरपोरेट या बिजनेस होते हैं, इनका पैसा कहाँ पर होता है, इनका पैसा बैंक में होता है, लेकिन अगर वो एडवांस टैक्स पेमेंट कर देंगे अपने डिपॉजिट से तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब वो गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आरबीआई जो बैंक की लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाएगी, तो उसको पैसा लेने के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। तो येट इट कुड बी द रीजन। फिर कह रहे हैं इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ नॉट कीपिंग पेस विद द क्रेडिट डिमांड, मतलब जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो क्रेडिट, मतलब डिपॉजिट कम हो रहा है और क्रेडिट लोन की डिमांड ज़्यादा है, तो यस इट कैन बी आल्सो द रीजन। ओके, अगर डिपॉजिट कम होगा, लोन की डिमांड ज़्यादा होगी, तो आरबीआई जो एसबीआई है उसको जाना ही पड़ेगा आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। फिर कह रहा है कि ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था,
इंटरवेंशन ऑफ द आरबीआई इनटू द फॉरेक्स मार्केट टू प्रिवेंट रुपी डेप्रिसिएशन, कि आरबीआई अगर फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करेगा रुपी डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए, तो भी हो सकता है बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो जाए। यस, इट इज़ आल्सो करेक्ट। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या इंटरवेंशन करेगा आरबीआई की? मनी सप्लाई अगर आरबीआई ज़्यादा हो जाती है तो फॉरेक्स का डेप्रिसिएशन, या फिर मान लो डॉलर सस्ता हो जाएगा जब रुपया ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगा, ये मनी मार्केट से उठाने लगेगा। और जब ये मार्केट से मनी उठाने लगेगा तो मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो कम हो जाएगी। ओके, सो यस, इट कुड बी द रीजन। और मनी सप्लाई जब कम होती है तो जो लोग होते हैं जिनको लोन लेना होता है, तो दे जनरली गो टू द बैंक टू टेक द मनी फ्रॉम द बैंक। सो इट, और अगर ऐसे सिचुएशन में उनको फिर जाना ही पड़ता है आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में तो लोगों का डिपॉजिट, लोग के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो डिपॉजिट क्या करेंगे बैंकों में, और जब डिपॉजिट डिक्रीज होता है तो हमें पता है कि जो बैंक होते हैं उनके फंड में कमी आती है, और जब उनके फंड में कमी आती है तो लोन अगर की डिमांड होगी तो उनको आरबीआई के पास जाकर लोन लेना पड़ेगा लोन देने के लिए। तो और उसी को हम कहते हैं डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम। फिर देखिए 147, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोड बाय द आरबीआई। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कौन से फॉलो कर रहा है आरबीआई। ओके, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट है, फ्लेक्सिबल ही तो है 2 से 6% तक। फिर कह रहा है व्हाइल इन्फ्लेशन इज अ कंट्रोल आरबीआई कैन फोकस ऑन द ग्रोथ, यस इट इज आल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। फिर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द एक्सप्लिसिट मैंडेट, नॉट अचीविंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नॉट। एक बात एक गांठ मान लो कि यही दो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ओके, सो यही दो चीज़ फॉलो किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, कि पहले फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द इन्फ्लेशन टारगेट इन अंडर कंट्रोल, एंड इफ द सेकेंडरी क्या है, अगर इन्फ्लेशन इज द अंडर टारगेट देन आरबीआई कैन फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन दिस सेंस ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। फिर कह रहा है which of the following monetary policy tools are used by RBI discretion rather than the bank available the facility as their own requirement। तो मतलब कह रहा है कि आरबीआई डिस्क्रिशन से या आरबीआई के मन से ही कौन सी फैसिलिटी बैंकों के द्वारा यूज की जा सकती है। तो याद रखना, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों आरबीआई के डिस्क्रिशन से ही होता है। ओके, तो हम देखते हैं। ये कह रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस दिस इज आल्सो ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द आरबीआई। फिर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, यस आरबीआई पे डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म देना चाहता है कि शॉर्ट टर्म देना चाहता है। जैसे कि कोविड में उन्होंने लॉन्ग टर्म दिया था कि आप जाकर जो होटल हैं रेस्टोरेंट हैं उन सबको लोन दीजिए, क्योंकि वो बहुत हर्ट हुए हैं कोविड की वेव से। ओके, फिर ओवरनाइट फिक्स रेट लेंडिंग, रेपो लेंडिंग, रेपो का बारे में मैंने बताया कि वही करता है। रिवर्स रेपो ऑक्शन या इट इज आल्सो, तो इसमें चारों जो है आरबीआई के डिस्क्रिशन पे। ओपन मार्केट ऑप्शन ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो, यहाँ पर तो मतलब रेपो 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 तो ये तो आपको पता है। एंड ये याद रखना ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आरबीआई की डिस्क्रिशन है, आरबीआई के मन पर डिपेंड करता है, ये ऐसा कोई नहीं आरबीआई को फोर्स करे। ओके, फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। एक्चुअली ये अब फॉलो नहीं किया जाता, बट ऐसा एज अ बैकअप वी कैन सी दिस एमसीक्यू। तो ये मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट क्या है, एक लेंडिंग रेट है फॉर द बैंक लाइक एसबीआई। जैसे देखो आरबीआई के लिए लेंडिंग रेट क्या है, रेपो है। ओके, और वो कौन डिसाइड करता है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। बट एसबीआई का रेपो जो लेंडिंग रेट है, इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन है, कौन डिसाइड करेगा, तो इसके लिए आरबीआई टाइम टाइम पर नए नए बेंचमार्क लेकर आता है कि आप कितना चार्ज कर सकते हो लोन इंटरेस्ट रेट। तो पहले क्या बेस रेट था अराउंड 2010 में, फिर आया MCLR जो ये मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है, ये आया अराउंड 2000
आई थिंक 16 या और उससे पहले ही आ गया था, और अभी जो के चल रहा है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क चल रहा है। ओके, तो इसमें देखते हैं ये फर्स्ट कह रहा है कि बैंक विल डू लैंडिंग एट और अबव AMLCR, मतलब बैंक जो लैंडिंग करेंगे वो या तो मार्जिनल कॉस्ट जो है बैंक का उस पे या फिर उससे ज़्यादा पर लैंडिंग करते हैं। यस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट मतलब क्या, जितना कॉस्ट लगती है बैंक को चलाने में, मेंटेन करने में, उस पर मतलब उसको वो कंसीडर करेंगे लोन देने के लिए। ओके, तो इससे मतलब जितना चलाने में उस पर या उससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं बैंक। सही है। फिर MCLR में इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज, यस इट कैन बी, मतलब याद रखना जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है, बैंक के लोन रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है अगर रेपो रेट, CRR, SLR इंक्रीज होता है तो। फिर MCLR हेल्प्स इन बेटर ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट एज कंपेयर टू, यहाँ ये एक्सटर्नल बेंचमार्क नहीं दिया है, बेस रेट दिया है, मतलब 2010 वाले, तो यस इट कैन बी, उसके कंपेयर में तो सही था, बट एक्सटर्नल बेंचमार्क के कंपेयर में नहीं सही था, तभी तो एक्सटर्नल बेंचमार्क आया। तो यस इट ऑल ऑफ द बुक करेक्ट। फिर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट लिंक्ड विद द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का जो लोन पे चार्ज कर सकते हैं वो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक करना है, ये RBI का डायरेक्शन है बैंक को। तो इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं, कह रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कैन बी रेपो रेट और यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यस, एक्सटर्नल बेंचमार्क जो होता है वो रेपो रेट हो सकता है या यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो पहले हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क का फॉर्मूला क्या है। पहली बात, जो उनका जो बेंचमार्क होगा डिसाइड करने का वो ले सकते हैं, या रेपो रेट ले सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले सकते हैं। प्लस जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, बेनिफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट या बेनिफिट कितना चाहिए उस लोन पे बैंक को। ओके, प्लस क्या, रिस्क क्या है उस लोन में, और इस सबको मिला के तो वो इंटरेस्ट रेट लोन पर बैंक डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये याद रखना। तो फर्स्ट इज वंस अ रेपो रेट चेंज द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स विल बी ऑटोमेटिकली चेंज। यस इट इज करेक्ट। अब मान लीजिए जब वो रेपो रेट से लिंक्ड है जो बैंक का लेंडिंग रेट है, तो अगर रेपो रेट कम होता है ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली जो लेंडिंग रेट है वो चेंज होगा। ओके, थर्ड कह रहा है बैंक आर मैंडेटेड बाय RBI टू लिंक द डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट। डिपॉजिट नहीं उनको लिंक करना है, उनको केवल लेंडिंग रेट करना है बेंचमार्क से, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 2। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्प्रेड चार्ज ओवर द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। स्प्रेड चार्ज क्या होता है, वही जो रिस्क होता है और जो बेनिफिट, उसको स्प्रेड चार्ज कहते हैं बेंचमार्क रेट पे। ओके, जैसे बेंचमार्क किसको लिया, या तो रेपो रेट को लिया या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म की लेस देन 1 ईयर की यील्ड को लिया, तो उस पे जो चार्जेस लगे जैसे रिस्क प्रीमियम लगा या बेनिफिट कितना चाहिए बैंक को, इसी को स्प्रेड चार्ज कहते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग देखते हैं, स्प्रेड चार्ज ओवर द एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ओके, ये कह रहा है द स्प्रेड विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। यस इट वुड बी डिसाइडेड बाय द बैंक। फिर कह रहा है द स्प्रेड विल चेंज विद द चेंज ऑफ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। नो, स्प्रेड विल नॉट चेंज इन द रेपो रेट एंड अदर थिंग। फिर कह रहा है द स्प्रेड मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोन्स। यस इट कैन बी। अगर जैसे देखो वहाँ पर रिस्क भी था स्प्रेड में, तो अगर जैसे कि बैंक को लगता है कि यह होम लोन है या फिर ये इंडिविजुअल लोन जो है ये इसके रिपेमेंट में कोई इशू हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है बैंक को कि नहीं ये जो लोन है बहुत सिक्योर है, तो उस पर कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। ओके, या फिर मान लीजिए जैसे आप जॉब करते हैं
तो जॉब करते थे तब आपने लोन लिया तो बैंक हो सकता है 5% चार्ज करे, और अगर आपकी जॉब चली गई तो बैंक को लगेगा कि रिस्क इंक्रीज हो गया इस लोन पे, तो वो आप पर हो सकता है 7% चार्ज करना स्टार्ट कर दे। ओके, सो 3 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। तो 1 and 3 सी। फिर 152 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी के बारे में बताना है हमको। ये कह रहा है कि आरबीआई मैंडेट एनबीएफसी टू लिंक देयर लेंडिंग रेट विद एंकोर रेट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरबीआई ने कहा है कि बैंक के लेंडिंग रेट को एंकोर रेट से लिंक करना है, ऐसा नहीं है। ओके, फिर एमसीएलआर इज अ एंकोर रेट व्हिच एक्ट एज ए एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट ऑफ एनबीएफसी। ऐसा नहीं है, जो एमसीएलआर हो गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट हो गया, वो सब केवल बैंक के लिए है, एनबीएफसी वगैरह के लिए नहीं है। सो नाइदर 1 और 2। 1 मिनट। ओके, सो आरबीआई जो आरबीआई का जो बेंचमार्क रेट है या जो एमसीएलआर था या जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट नया आया है, ये केवल बैंक के लिए एनबीएफसी पे अप्लाई नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट। इसमें ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड क्रिएट अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम और डेविएशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट बाई आरबीआई। इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? 2 to 6%। तो क्या हो सकता है कि ये 2 to 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन चला जाए। फर्स्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट, इसमें कह रहा है फर्स्ट में कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट डेविएट हो जाती है फ्रॉम द फिजिकल रोड मैप, यस इट इज़ करेक्ट। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है अगर वो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल नहीं करता है तो क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट अगर गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करता तो इससे भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ता है। और या मान लीजिए कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ओके, तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो हमें पता है कि पीपल के पास पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे या वो खूब शॉपिंग करेंगे, या कंज्यूमरिज्म ऑफ बिहेवियर ऑफ द पीपल विल बी इंक्रीज, जैसे उनके पास पैसा होगा तो शॉपिंग वगैरह करेंगे, और जो शॉपिंग करेंगे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो वो 6% के ऊपर जा सकता है। ओके, सो इट वुड बी रिमेंबर दैट। और फिजिकल डेफिसिट से अगर गवर्नमेंट डेविएट हो रही तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आरबीआई के लिए। लाइक अगर आप सोच लीजिए कि जैसे फिजिकल डेफिसिट पहले गवर्नमेंट का लोन था तो उसके ऊपर कम लोन था तो उसके ऊपर 2% ऑफ जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट था। फिर अब कितना है? गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया। कितना लोन ले लिया? मान लिए 10% हो गया, मतलब इतना लोन उठा लिया गवर्नमेंट ने मार्केट से। अब ये जो लोन उठाया गवर्नमेंट ने मार्केट से, तो पहली बात तो या तो एक सिचुएशन हो सकती है कि मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में कम हो जाए, और मनी सप्लाई जब मार्केट में कम होगी तो हो सकता है जो इन्फ्लेशन है वो 2% के नीचे आ जाए, जिसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। ओके, या फिर अगर गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मार्केट से मनी पैसा उठाया और वो अब फिजिकल डेफिसिट पे अपने कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो लोन उठाए जा रहे हैं, इन्वेस्ट करे जा रहे हैं रेकलेसली, तो क्या होगा? हो सकता है मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और जिससे इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ओके, सो फर्स्ट वुड बी करेक्ट। फिर इम्पेडिमेंट या इफेक्ट इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ये अगर मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो रहा है तो इससे भी क्या हो सकता है? हमारा इन्फ्लेशन टारगेट आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लाइक अगर मान लीजिए रेपो रेट हो गया या रिवर्स रेपो रेट हो, आरबीआई चेंज कर रहा है बट वो बैंक तक जा ही नहीं रहा है उसका इफेक्ट, तो क्या? या फिर मान लो कि रेपो रेट तो आरबीआई चेंज कर रहा है बट बैंक उससे लोन लेने ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि बैंक के पास इतना डिपॉजिट है, तो फिर वो अपना लोन चाहे 2% में पब्लिक को दें या 1% में दें, जैसे भी दें वही। वैसे ये पॉसिबल नहीं क्योंकि डिपॉजिट पे बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, बट इससे इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ सकता है, कुड भी यहाँ पूछा है।
तो ये याद रखना, अगर मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो रहा है तो इसका इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि पहले क्या था, पहले जब बेस रेट था तो आरबीआई तो रेपो रेट अपना इंक्रीज कर देते, मतलब डिक्रीज कर देता था, बट जो बैंक होते थे ना वो इंटरेस्ट रेट या लोन पे खूब ज़्यादा चार्ज करते थे। मतलब आरबीआई मान लीजिए कि यहाँ पर रेपो रेट 3% रखा हुआ है तो बैंक यहाँ पर कर देते थे 10%। तो अब लोग लोन लेने ही नहीं आएंगे, और जब लोन लेने ही लोग नहीं आएंगे तो हो सकता है कि मार्केट में डिफ्लेशन आ जाए। ओके, लोगों के पास पैसे ना रहे तो इट वुड बी कैन बी इम्पैक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ओके, फिर कह रहे हैं सप्लाई साइड बोटलनेक्स इट कैन बी आल्सो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन टारगेट को हैम्पर कर सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए कि डिमांड जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई है ही नहीं, ओके, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो हमें पता है इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, और इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो जाएगा और आरबीआई फेल। तो ये इट कैन बी आल्सो रीजन। तो इसमें डी वुड बी करेक्ट, ऑल ऑफ दी। फिर कह रहा है 144 ये क्वेश्चन 154 क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट प्ले द मेजर रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सा मार्केट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो वी नो दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द हैज वी कॉल देम एज अ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इज अ मेजर रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके ओके, 1 मिनट के। सो मनी मार्केट पे ही ज़्यादा आरबीआई फोकस करता है मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन में, तो रिमेंबर दैट। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रियल एंड नॉमिनल रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू इंकरेज सेविंग एंड रिड्यूस कंजप्शन। यस, पहले देख लेते हैं रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता क्या है। तो रियल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जब जो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट हो। लाइक बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट पे वो मान लो 10% है, ओके 10% है, और हमारा जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो 6% चल रहा है। तो यहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, रियल जो इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है वो 4%। तो ये जो 10 है वो नॉमिनल है, और जब इसको नॉमिनल में से हमने इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया तो हमें रियल इंटरेस्ट रेट मिल गया। इतना ही याद रखो। और जब रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा तो लोग ज़्यादा डिपॉजिट करना पसंद करेंगे बैंक में, क्योंकि तभी उनको फ़ायदा लगेगा कि हाँ उनका इन्फ्लेशन से ज़्यादा, मतलब जितना इन्फ्लेशन है उस पर भी उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उनको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट सेविंग, टू अट्रैक्ट सेविंग। तो बताओ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मतलब बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए सेविंग को अट्रैक्ट करने के लिए। डू यू थिंक दैट? जस्ट थिंक कि जो क्या कहते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो यस, इट वुड हैव बी पॉजिटिव। ओके, इसको पॉजिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो इक्वल होता है इन्फ्लेशन प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के इक्वल होता है। तो अगर जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो सॉरी 1 मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने। जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है इट वुड बी इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। ओके, तो
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव मस्ट बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट सेविंग इन द बैंक्स। वाई? बिकॉज इफ द नॉमिनल, अगर इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो उनको पता है रियल इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकेंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड कह रहा है रियल इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए रियल जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो 10% है बट इन्फ्लेशन हमारा 11% है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1% रियल इंटरेस्ट रेट। ओके ओके, तो थर्ड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में लीड टू इंक्रीज इन सेविंग इन द इकॉनमी। मतलब जो इकॉनमी में सेविंग है वो इंक्रीज हो सकती है किससे। ये कह रहा है सेविंग कैसे, अगर पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट है सो यस, लोग ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे और सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्या है, लो इन्फ्लेशन रेट है, अगर इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो लोग बैंक में उनको पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इससे लोग डिपॉजिट करना बैंक में ज़्यादा अच्छा समझेंगे। और यहाँ पर ये देखना मे लीड टू, मतलब इट इज़ नॉट मस्ट, मे। फिर राइज इन पर कैपिटा इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, और पैसा ज़्यादा होगा तो डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे और सेविंग भी ज़्यादा करेंगे। फिर ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, अगर मान लीजिए कोई विलेज है वहाँ पर कोई बैंक ही नहीं है 10 किलोमीटर के अराउंड, तो लोग को बैंकिंग हैबिट नहीं होगी, तो वहाँ पर डिपॉजिट के चांसेस होते हैं लोगों के पास कम हो। बट अगर बैंकिंग है तो लोगों के बैंक के अकाउंट में पैसा मतलब डालना और उनको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कर सकते हैं। और या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम बहुत सारी बैंकों के द्वारा चलाई जाती हैं, तो उसमें लोग हो सकता है कि पैसा रखें। तो पहली बात तो बैंक होना चाहिए ना, दैट वुड बी डी करेक्ट। फिर 157 देखते हैं। द टर्म इन्फ्लेशन प्रीमियम रेफर्स टू, मतलब वन लाइनर है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है। तो ये कह रहा है कि हायर नॉमिनल रिटर्न दैट इक्विटी इन्वेस्टर गेट ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, मतलब जो नॉमिनल रिटर्न जो जैसे कि इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होता है तो वो जो इन्वेस्टर होते हैं उन पे उनके शेयर का डिविडेंड भी इंक्रीज होता है, तो वो जो रिटर्न उनको मिलता है उसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब आप पहले क्या मानते हो इस पे। प्रीमियम मतलब जो इन्फ्लेशन के जो है उसके द्वारा कोई इफेक्ट पड़ता हुआ, मतलब जो इन्फ्लेशन के रिस्क को जो है ना, इन्फ्लेशन के रिस्क को, मतलब प्रीमियम किसी चीज़ का क्या है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, क्यों लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, तो क्यों पे करते हैं कि किसी, चाहे वो लाइफ के इंश्योरेंस की बात हो, जनरल इंश्योरेंस की बात हो, तो हम फ्यूचर में आने वाले किसी प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए करते हैं। तो ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, और वैसे आपको ये रट्टा ही मानना पड़ेगा, ज़्यादा वैसे समझा रहा हूँ बट। फिर कह रहा है इट इज़ द रिस्क दैट इन्वेस्टर हैव टू फेस बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कह रहा है इफ़ इट इज़ द, थर्ड में सी में बोल रहा है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट। सी में बोल रहा है इट इज़ द हायर रिटर्न दैट इन्वेस्टर डिमांड इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन रिस्क, सॉरी। तो ये कह रहा है कि लाइक का ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, ये इट इज़ करेक्ट। ये कह रहा है कि जैसे कि आज कोई गवर्नमेंट, ये यहाँ पर कंपनी है और ये कहती है कि ये हमारा बॉन्ड है भाई, और ये 100 रुपये का बॉन्ड है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हम 5% आपको इंटरेस्ट देंगे। और अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% है, तो लोग इन्वेस्ट तो कर लेंगे, बट इन्होंने कहा कि ये 10 ईयर के लिए है। तो अब बताइए, आज तो इन्फ्लेशन 2% है। 1 मिनट, आउटसाइड से वॉइस आ रही है। ओके, सो फिर से समझते हैं वही
कि ये जैसे 100 रुपये का बॉन्ड एक कंपनी है उसने इशू किया यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि हम 5% आपको इस पे जो होता है इंटरेस्ट देंगे। 5% इंटरेस्ट है इसका, या बॉन्ड यील्ड है 5%, या कूपन रेट जो होगा वो 5% है। ओके, तो और हमको पता है कि उन्होंने देखा होगा कि इन्फ्लेशन 2% है, तो उन्होंने 5% कूपन रेट दे दिया बॉन्ड पे। लेकिन उन्होंने कहा ये 10 ईयर के लिए बॉन्ड है, 10 ईयर के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 100 रुपये। तो आज तो 5% है, मतलब आज तो इन्फ्लेशन यहाँ पर पहले देखिए, आज तो इन्फ्लेशन 2% है, पर क्या पता 10 साल बाद इन्फ्लेशन भाई 10% हो जाए, और फिर हमारा जो रियल इंटरेस्ट होगा या रियल कूपन रेट होगा वो तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, -5। मतलब हमें तो घाटा हो गया। तो इन्वेस्टर कहेंगे भाई हम ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको जो होगा उसको आपको एक्स्ट्रा या हायर रिटर्न देना पड़ेगा इस बॉन्ड पे। आपको यहाँ पर देना पड़ेगा हमको 15% कूपन रेट, जिससे हम जब फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही कहते हैं, सॉरी, इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है इट इज अ हायर रिटर्न, इट इज अ 1 मिनट, ये कह रहा है इट इज अ हायर रिटर्न दैट इन्वेस्टर डिमांड इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट इन द फ्यूचर। ओके, सो ये सही हो गया। फिर कह रहा है इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी जनरली लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी तो इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इकोनॉमी में। फर्स्ट कह रहा है कि जनरली कह रहा है, तो फर्स्ट कह रहा है कि डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। सो यस, ये डिप्रिसिएशन हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो डॉलर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डॉलर का डिक्रीज हो सकता है प्राइस। फिर कह रहा है अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन तो किसी भी हाल में नहीं होगा ना, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो। फिर कह रहा है इंक्रीज इन रियल, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रियल इंटरेस्ट रेट तो कम हो जाएगा। फिर कह रहा है तो इंक्रीज इन नॉमिनल, यस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ही ना, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो। ओके, तो ये हमारा क्या 1 and 4 इज करेक्ट, सी। फिर कह रहा है 2 क्वेश्चन और करेंगे 60 तक। इफ एन इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप, अगर कोई इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन में है तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और क्या ये सेल बी ट्रू रिगार्डिंग दिस। ओके, फर्स्ट कह रहा है द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट विल बी वेरी लो और जीरो। यस, लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या, लिक्विडिटी ट्रैप मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जब जो मार्केट में का इंटरेस्ट रेट होता है ना वो जीरो होता है, या बैंक रेट जो होता है, बैंक का लेंडिंग रेट होता है जीरो होता है, फिर भी लोग पैसा लेने नहीं आते। समझ रहे हो, बैंक में पैसा लेने तब भी लोग नहीं आते। जैसे कि देखो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट डिफ्लेशन में जा रही है, तो इन्फ्लेशन जो है 2% से नीचे जा रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा जिससे लोन सस्ता हो जाए और बैंक जाकर लोन दे दे पब्लिक को। तो रेपो रेट इनकी डिक्रीज किया और बैंकों ने लोन भी लिया, बट पब्लिक लोन लेने ही नहीं आ रही है। इट कैन बी पैंडेमिक सिचुएशन, जैसे पैंडेमिक में हुआ था, मतलब रेपो रेट तो आरबीआई डिक्रीज करता जा रहा था, बट बैंकिंग लैंडिंग रेट भी डिक्रीज हो रहा था, बट लोग लोन ही नहीं ले रहे थे बिकॉज दे थिंक दैट कि दे आर नॉट एबल टू पे इन द फ्यूचर। ओके, सो इसी को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं कि लिक्विडिटी वगैरह तो है बैंकिंग सिस्टम में। ओके, और लोगों के मतलब लोग डिमांड भी कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द एनी फ्यूचर रीजन और बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे आर नॉट टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक। फिर कह रहे हैं पीपुल एंड बिजनेस बोथ विल होल्ड ऑन देयर कैश एंड डोंट स्पेंड। यस, और जो लोग होते हैं वो पैसा बचाते हैं, मतलब जितना लोगों के पास, पहली बात वो लोन लेने जाते नहीं, और जो भी उनके पास पड़ा होता है पैसा वो स्पेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको मतलब ऐसा होता है सिचुएशन कि उनके माइंड में ऐसा कोई रूमर्स हो या फिर
ऐसी प्रॉब्लम होती है जो उनको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सिचुएशन में होते हैं, तो वो लिक्विडिटी ट्रैप। फिर कह रहा है यील्ड ऑन बॉन्ड विल वेरी लेस। यस, क्यों? क्योंकि हमको पता है जब बॉन्ड की जो प्राइस होगी वो अगर क्या कहते हैं, बॉन्ड की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो यील्ड डिक्रीज होगा, तो यील्ड ऑन द बॉन्ड विल बी वेरी लेस। इट इज आल्सो करेक्ट इन द लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। ओके, फिर कह रहे हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक इंक्रीज। यस, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि लोगों को कैश में रखना, मतलब ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में पैसे को रखना वो प्रेफर करेंगे। टाइम डिपॉजिट कम लिक्विड होता है कि वो जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सके किसी भी अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर के लिए। सो येट वुड बी करेक्ट। ओके, सो यस इट वुड बी आल्सो करेक्ट। सो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1, 4 एंड ऑल ऑफ दी अबव। फिर 160 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप इन्फ्लेशन बेनिफिट क्रेडिटर्स। एक बात मतलब आप बिल्कुल ये याद रख लेना कि इन्फ्लेशन से जो बेनिफिट होता है वो लोन लेने वाला होता है, लोन देने वाला नहीं होता। बस इतना याद रख लोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट क्रेडिटर नहीं, इन्फ्लेशन हार्म द क्रेडिटर। जैसे आप देखिए, जैसे कि ये बैंक है, ओके, या फिर मान लीजिए ये मैं हूँ और ये आप हैं, तो मैंने आपको लोन दिया, सॉरी 100 रुपये, और मैंने आपको लोन दिया 100 रुपये और 5% पे दिया, तब इन्फ्लेशन था 2%, तो मुझे पता चला कि मैं 3% तो रियल इंटरेस्ट पा जाऊंगा। ओके, 3% पा जाऊंगा। बट क्या हुआ कि फ्यूचर में मान लीजिए इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। कितने हो गया इन्फ्लेशन? यहाँ 2% का इन्फ्लेशन कितना हो गया? मान लीजिए 7% हो गया। तो अब हमारा रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? -2। तो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिटर जो होंगे वो हार्म होंगे, और डेप्टर की तो बल्ले बल्ले हो गए भाई। ओके, तो क्रेडिटर हार्म में होगा। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट वुड बी इनकरेक्ट। ओके, तो फर्स्ट इनकरेक्ट। सेकंड कह रहा है इन्फ्लेशन बेनिफिट डेप्टर्स। यस, डेप्टर्स को बेनिफिट करता है। ओके, फिर कह रहे हैं इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर को नहीं, शेयर होल्डर को बेनिफिट करता है। बॉन्ड होल्डर मान लीजिए कि जैसे कि ये 100 रुपये का बॉन्ड है, इस पर कूपन रेट 5% है, लेकिन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, मान लीजिए इन्फ्लेशन इंक्रीज होकर 7% हो गया, तो अब यहाँ माइनस इनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 2% रियल इंटरेस्ट रेट। ओके, तो ये बॉन्ड होल्डर को तो घाटे में ले जाता है। फिर कह रहे हैं इन्फ्लेशन बेनिफिट डिपॉजिटर्स, मतलब कह रहे हैं जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको इन्फ्लेशन बेनिफिट करता। कैसे बेनिफिट करेगा भाई? रियल इंटरेस्ट रेट तो डिक्रीज हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो। ओके, सो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, सो और यूजुअली मतलब 1 वीक से ख़राब है, तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब JPDI।